हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। तो हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी पहचान किसे कहते हैं तथा वर्गीकरण पद्धति या सिस्टमैटिक तथा क्लासिकल सिस्टमैटिक और न्यू सिस्टमैटिक को हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। तो आज आइए देखते हैं डोमेन पद्धति। ठीक, डोमेन पद्धति क्या है इसके बारे में देखते हैं हम लोग आज। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए सीधे सीधे देखते हैं हम परिभाषा को, या जो है कार्ल बूच के बारे में। कार्ल बूच नाम के अणु विकासविद ने सन 1990 में विभिन्न कोशिकाओं के अनुवांशिक संरचना का तुलनात्मक अध्ययन करके यह ज्ञात किया कि किस प्रकार छह जगत आपस में संबंधित हैं। छह जगत आप लोग तो जानते ही होंगे, जगत बैक्टीरिया, जगत आर्की बैक्टीरिया, जगत प्रोटिस्टा, जगत कवक, जगत प्लांटी, जगत एनिमलिया। तो इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा सा डोमेन के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके बाद पूरा वर्गीकरण का पूरा डिटेल में जानेंगे आगे चल करके। ठीक है। तो राइबोसोमल आरएनए के जीन के अनुक्रम के आधार पर बूच ने 6 जगतों को 3 वर्गों में एकत्रित किया, जिन्हें उन्होंने डोमेन नाम दिया। तो आइए देखते हैं डोमेन। देखिए, डोमेन नाम कार्ल बूच ने दिया। ठीक, डोमेन फर्स्ट डोमेन में बैक्टीरिया आते हैं। ठीक, सेकंड डोमेन में डोमेन फर्स्ट में बैक्टीरिया आते हैं। इसमें जगत यू बैक्टीरिया को रखा गया है। ठीक, और सेकंड डोमेन में आर्की आते हैं। इसमें आर्की बैक्टीरिया जगत को रखा गया है। ठीक, और डोमेन थर्ड में प्रोटिस्टा, प्लांटी, कवक तथा एनिमलिया को रखा गया है। ठीक, देखिए डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन आर्किया में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। ठीक, जिसमें सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता है, ना ही केंद्रक किसी मेम्ब्रेन से बंधा होता है। देखिए, प्रोकैरियोटिक जीवों में सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक, और यूकैरियोटिक जीवों में सत्य केंद्रक पाया जाता है। तो अब आइए आगे चलते हैं। डोमेन फर्स्ट, डोमेन सेकेंड और डोमेन थर्ड में अंतर क्या है उसे आइए देखते हैं। देखिए, लक्षण में है कौन कौन से लक्षण जो है बैक्टीरिया में पाए जाते हैं और कौन कौन से लक्षण आर्किया में पाए जाते हैं और कौन कौन से लक्षण यूकैरिया में पाए जाते हैं। आइए बारी बारी करके देखते हैं। देखिए, लक्षण नंबर 1, एक कोशिकीयता। बैक्टीरिया एक कोशिकीय होते हैं और आर्किया भी एक कोशिकीय होते हैं। ठीक, और यूकैरिया मतलब यूकैरियोटिक में अधिकांशतः बहुकोशिकीय होते हैं, कुछ जो है एक कोशिकीय होते हैं। ठीक, तो आइए लक्षण नंबर 2 देख लीजिए। कोशिका भित्ति जो है बैक्टीरिया में उपस्थित होता है, और बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति जो है पेप्टिडोग्लाइकान का बना होता है। ठीक, इसे याद रखना। आर्किया में कोशिका भित्ति उपस्थित होता है लेकिन पेप्टिडोग्लाइकान अनुपस्थित होता है। ठीक, देखिए, कोशिका भित्ति जो है आर्किया में उपस्थित होता है लेकिन पेप्टिडोग्लाइकान अनुपस्थित होता है। ठीक, और यूकैरिया में कोशिका भित्ति कुछ में उपस्थित तथा कुछ में अनुपस्थित होते हैं। तो आइए नंबर 3 देख लीजिए। कोशिका कला लिपिड। कोशिका कला जो होती है वह लिपिड की बनी होती है। तो बैक्टीरिया में कोशिका कला फास्फोलिपिड की बनी होती है, अशाखित होती है। ठीक, और आर्किया में विविध प्रकार के शाखित लिपिड से बने होते हैं। ठीक, क्या कोशिका कला जो है बैक्टीरिया में फास्फोलिपिड से बना होता है, फास्फोलिपिड अशाखित होता है। ठीक, लेकिन आर्किया में कोशिका कला विविध प्रकार के लिपिड से मिलकर बना होता है, और यूकैरिया में कोशिका कला लिपिड फास्फोलिपिड से मिलकर बना होता है। ठीक, यूकैरियोटिक में कोशिका कला फास्फोलिपिड से बना होता है लेकिन अशाखित होता है। ठीक, फास्फोलिपिड अशाखित।
कोशिका कला यूकैरिया में फास्फोलिपिड अशाखित होता है। ठीक। नंबर 4 है केंद्रक कला। केंद्रक कला जो है बैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है और आर्किया में भी अनुपस्थित होता है, लेकिन यूकैरिया में उपस्थित होता है। केंद्रक कला बैक्टीरिया में अनुपस्थित तथा आर्किया में भी अनुपस्थित, लेकिन यूकैरिया में केंद्रक कला उपस्थित होता है। ठीक। नंबर 5 है कलाबद्ध कोशिकांग। देखिए नंबर 5 कलाबद्ध कोशिकांग बैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है और आर्किया में भी अनुपस्थित होता है, लेकिन कलाबद्ध कोशिकांग यूकैरिया में उपस्थित होता है। ठीक। राइबोसोम बैक्टीरिया में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, आर्किया में भी 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन यूकैरिया में 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। 70S राइबोसोम क्या है, 80S राइबोसोम क्या है, ये सब आगे चलकर हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, थोड़ा धैर्य रखिए। नंबर 7 है इंट्रॉन। इंट्रॉन एक प्रकार का निष्क्रिय जीन है। ठीक है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक। इंट्रॉन जीन जो होता है बैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है, बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। ठीक है, आर्किया में कुछ इंट्रॉन जीन पाए जाते हैं और यूकैरिया में इंट्रॉन जीन पाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए अब इसके आगे देखते हैं। तो ये था 3 डोमेनों में अंतर। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लेते हैं, उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। कैरोलस लिनियस का नाम कार्ल वान लिने था, लेकिन द्विपद नामकरण पद्धति के प्रस्तावित करने के बाद उन्होंने अपना नाम कैरोलस लिनियस रख लिया या कैरोलस लिनियस कर लिया। ठीक। डोमेन वर्गीकरण का सबसे बड़ा समवर्ग है। ठीक, यह इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। बैक्टीरिया एक डोमेन टैक्सॉन है, बैक्टीरिया एक डोमेन टैक्सॉन है, जबकि एनिमलिया जगत टैक्सॉन है। ठीक। अब आता है प्रजाति संकल्पना। ठीक है, तो आइए इसे देखते हैं। आप जानते हैं लगभग पृथ्वी पर 18 लाख प्रजातियों की पहचान कर ली गई है। सभी मनुष्य, चाहे वह किसी भी देश या प्रायद्वीप के हों, एक ही प्रजाति होमो सैपियंस का निर्माण करते हैं। तो आइए जाने प्रजाति शब्द का अर्थ क्या है। वास्तव में प्रजाति की पहचान करने अर्थात निर्धारण करने के अनेक तरीके हैं। पहले प्रजाति का निर्धारण केवल उनके आकार की समानताओं के आधार पर किया जाता था तथा प्रजाति को एक स्थिर इकाई के रूप में देखा जाता था। ऐसा माना जाता है कि प्रजाति उत्परिवर्तनशील होती हैं, अर्थात इनमें कोई बदलाव नहीं होता है। देखिए जानरे ने 1627 से 1705 ईस्वी में स्पीसीज शब्द का प्रतिपादन किया या प्रतिपादित किया। ठीक। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अर्नेस्ट मेयर ने प्रजाति की निम्न परिभाषा दी, आइए देखते हैं उसे। वास्तविक रूप से आपस में अंतः प्रजनन करने वाले जीवों की समविष्टियों का ऐसा समूह जो अन्य ऐसे समूहों से जननीय रूप से अलग हो या भिन्न हो प्रजाति कहलाते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अतः लैंगिक जनन प्रजाति की परिभाषा का मुख्य बिंदु है। अतः लैंगिक जनन प्रजाति की परिभाषा का मुख्य बिंदु है। जब प्रजाति एक विशाल भूभाग पर फैले होते हैं या वितरित होते हैं, तब कुछ असमान पॉपुलेशन के जीवों में प्रजनन देखा गया, तब कुछ असमान समविष्टियों के जीवों में प्रजनन देखा गया। असमान मतलब दूसरे जीव के बीच में प्रजनन देखा गया। ठीक, इसका कहने का मतलब ये है, और इन्हें सब स्पीसीज कहा गया। यदा कदा एक प्रजाति के जीवों का अन्य प्रजाति के जीवों से अंतः प्रजनन भी देखा गया, जैसे घोड़ा और जेब्रा में प्रजनन। अतः केवल अंतः प्रजनन को ही प्रजाति की परिभाषा का आधार नहीं माना जा सकता। एक तथ्य और प्रजाति की परिभाषा को जटिल बना देता है। कुछ पादप और कवकों में लैंगिक जनन का अभाव होता है, उनमें केवल अलैंगिक जनन पाए जाते हैं। साथ ही
प्रोकैरियोटिक की लैंगिकता ही भिन्न प्रकार की होती है। अतः ऐसे जीवों की प्रजाति निर्धारण में अंतःप्रजनन को आधार नहीं बनाया जा सकता। तो आइए आप देखते हैं प्रजाति के सामान्य लक्षण। ठीक, प्रजाति के सामान्य लक्षण में नंबर 1 है, एक प्रजाति के सदस्य में सामान्यतया संरचनात्मक व कार्यात्मक रूप से समान होते हैं। नंबर 2 है, एक प्रजाति के सदस्यों की जीन पूल समान होती है। नंबर 3 है, एक प्रजाति के सदस्य प्राकृतिक रूप से अंतःप्रजनन करते हैं। नंबर 4 है, एक प्रजाति के सदस्य दूसरे प्रजाति के सदस्यों से जननीय रूप से भिन्न होते हैं। प्रजातियां गत्यात्मक समूह हैं, अर्थात उत्परिवर्तनशील होते हैं। यह स्थिर नहीं होते हैं जैसा पहले माना जाता था। प्रजाति ही वर्गीकरण की एक श्रेणी है जिसका वास्तविक अस्तित्व है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा घंटे को भी बजा दीजिए ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस चैनल पर बायोलॉजी से संबंधित सभी जानकारी मिलेगी तथा इंटरमीडिएट बायोलॉजी का ऑनलाइन क्लास चलता है। ठीक, ओके, टेक केयर, गुड बाय।